बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम केमिकेट 2024 के फर्स्ट टेस्ट को डिस्कस करते हैं। इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है साइपेरिस इज काज्ड बाय अ स्पाइरोकीट कॉल्ड। तो ये एमसीक्यूज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से लिया गया है और इसका करेक्ट आंसर है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है कि अमानो हाइब्रिड क्रॉस विल रिजल्ट इन डैश फेनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। कि मानो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे साथ फेनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स कितनी होंगी, तो 3:4, मतलब 4 अगर हिस्से हो गए तो इसमें 3 1 2 3, ये 3 कैसे होंगी, ये फेनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स होंगी। और ये एक जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो 4 में 3 डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा। और अगर यह उसने जिक्र किया हो जीनोटाइपिकली डोमिनेंट का, तो फिर यह जीनोटाइपिक रेशो का, तो फिर आप लिखेंगे कि 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशो ये है। फेनोटाइपिक रेशो क्या है, 3:1, मतलब 3 एक जैसे है और एक बदल है, और वो क्या है, रिसेसिव है। एमसीक्यू नंबर 3 में जीन पर ए बी एंटीजीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। कि ए बी एंटीजीन के लिए जीन किस नंबर क्रोमोसोम पर है, वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर है। वाइल द जीन पर ए सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर व्हाट, मतलब इस सब्सटेंस के लिए जीन किस नंबर क्रोमोसोम पर मौजूद है। तो आपको याद होना चाहिए कि 19 नंबर क्रोमोसोम पर मौजूद होता है। और इसी के साथ ही एक और जीन भी है, सिक्रीटर जीन, वो भी 19 नंबर क्रोमोसोम पर मौजूद होता है। एमसीक्यू नंबर 4 है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आपको क्या कहा गया है, आपको ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है और ये कहा गया है कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 मोल CO2 इज इक्वल टू, इसमें कितने ऑक्सीजन हो, इसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन होंगे। कितने, 32 ग्राम O2 होते हैं। तो अगर ये 16 हो गया, इसका मतलब है कि ये हाफ हो गया है। अगर ये 16 ग्राम हो गया है तो इसका मतलब है कि ये मोल, अगर अभी तक 1 मोल था तो अब क्या हो गया, ये हाफ हो गया। यहाँ मास, ऑक्सीजन का मास क्या हो गया है, 32 से 16 पे आ गया है। तो ये 1 मोल से क्या हो गए, 0.5 मोल्स। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है, 0.5 मोल्स। 5 नंबर एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कि हमारे पास फॉलोइंग ऑप्शंस में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो कौन से है। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि RMI वोल्टेज अंडर एक्स रेज ऑफ गामा रेज। ये जितनी भी है ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इसके अलावा जो भी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो इसमें एनोड ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। बाकी इसमें क्या है, एनोडिक रेज। एनोडिक रेज इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज रेज है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम इसको कहते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको मतलब इन करें और वो किसी भी तरफ डिविएट ना हो जाए, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज फिर आपको पता है कि डिविएट होता है। फिर 6 नंबर एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। की जीरो डाइपोल मोमेंट इसमें किस मॉलिक्यूल की है। इसमें BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो है, H2O का भी जीरो नहीं है, NF3 का भी नहीं है, NH3 यहाँ नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर है। तो इन तीनों की डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, BF3 की डाइपोल मोमेंट जीरो है। 7 नंबर एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। कि इसमें हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका है। तो आपको पता है कि हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका है, HF का है। HF का इसलिए है, आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा होंगी जिसमें दोनों आयन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। HF हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए HF क्या है, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर के साथ
फिर HCl है, फिर HBr है, फिर HI है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? HF है। 8 नंबर MCQ है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर शेप ऑफ एन H3। एक और बात यहाँ लिखी गई है कि कंसिडरिंग ओनली द पोजीशन ऑफ एटम्स इज, मतलब यहाँ लिखा है क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप ऑफ एन H3 कैसे होंगी, और फिर कहा है कि आप क्या कंसिडर करें? पोजीशन ऑफ एटम्स कंसिडर करें। तो इसका क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल है। फिर 9 नंबर MCQ है एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो इसका सिंपल जवाब है सिग्मा बांड। सिग्मा बांड में क्या होते हैं? एंड टू एंड ओवरलैपिंग होते हैं। और पाई बांड में क्या होते हैं? पाई बांड में होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग किस में होते हैं? सिग्मा बांड में। और पाई बांड में क्या होते हैं? पाई बांड में फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। 10 नंबर MCQ है कि द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट आर। सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है? तो इसका ऑप्शन है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। ये हम कैसे निकालेंगे कि इसका यूनिट कैसा है, या सेकंड ऑर्डर का यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या है? तो इसके लिए मैं एक फार्मूला शॉर्टकट यहाँ लिखता हूँ, बाद में मैं दूसरी वीडियो में वो मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ एक फार्मूला शॉर्टकट लिखता हूँ, आप इस फार्मूले को अपने साथ याद रखें। एक फार्मूला है कि मोल पर DM क्यूब सेकंड इनवर्स 1 माइनस n पावर पे क्या है? n यहाँ क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर आपको दिया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर, तो n की जगह आप 1 लिखें। अगर आपको दिया गया है कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप n के लिए क्या लिखें? से 2 लिखिए। अगर थर्ड ऑर्डर दिया गया है तो आप n की जगह 3 लिख सकते हो। ठीक, मतलब अगर आपको दिया गया हो कि सेकंड इनवर्स किस ऑर्डर का यूनिट है, तो आप आसानी के साथ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब आप लिखिए, वो n की जगह क्या लिखिए? 1 लिखिए। तो मोल पर DM क्यूब 1 माइनस 1 सेकंड माइनस 1। तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है। और किसी चीज़ पर भी अगर हम पावर 0 लें तो उसका आंसर क्या होता है? 1। और सेकंड इनवर्स रह गया। तो सेकंड इनवर्स किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसका जवाब फर्स्ट ऑर्डर आ गया। तो इसी तरह इस फार्मूले से आप यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन ठीक है? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आपके साथ लेटर भी दे सकती है, मोल पर लेटर वगैरह वगैरह। तो इसका ये ऑप्शन है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इंथ्रासीन इज आइसोमर टू पेनिट्रीन। इंथ्रासीन क्या है? पेनिट्रीन का क्या आइसोमर है? क्योंकि दोनों का फार्मूला क्या है? C14H10। C14H10। तो दोनों एक दूसरे की क्या है? आइसोमर्स हैं। फिर है कि कंटेनर विद फिर नंबर MCQ है कि कंटेनर विद अ पोरस वॉल इज फिल्ड विद 1 मोल ऑफ ईच हीलियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि एक कंटेनर है जिसके वाल क्या है? पोरस है, मतलब इसमें पोर्स है। और हमने 1 मोल ऑफ ईच एटम्स या मालिक्यूल्स क्या किया है? 1 मोल हाइड्रोजन डाला है इसमें, 1 मोल हीलियम है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें कहा गया है कि विच विल टेक द लीस्ट टाइम टू डिफ्यूज आउट ऑफ द कंटेनर। कि कौन सा इसमें होगा जो बहुत कम वक्त लेगा कंटेनर से निकलने में। तो आपको डिफ्यूजन का फार्मूला तो याद होगा कि डिफ्यूजन का एक सिंपल सा फार्मूला है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ मास। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन उनका ज़्यादा होगा जिनका मास क्या होगा? कम होगा। तो आप इसमें मालूम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास सबसे ज़्यादा कम है, फिर हीलियम है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें हाइड्रोजन करेक्ट वन है। फिर 13 नंबर MCQ है कि इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एन एटम इज 4 देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी। इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है 4। फिर कहा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी। कि उस एटम में क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो शेल में नहीं किया कहा गया है कि आप कहें कि 2n² इज इक्वल टू और 4 डालो इससे 32 आ जाए। ये 32 आंसर नहीं है, ठीक है।
एन 4 है, फिर सारे एटम में ये क्या मांगते हैं, उसका कहना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एटम में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता होगा कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। तो ये सारे जब हम ऐड करते हैं तो इससे क्या आता है, 60। तो इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 60। अगर ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल, तो फिर क्या आता, फिर 32 ठीक आता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो इसके लिए आप ये लिखे कि हैलाइड है सबसे पहले, फिर एनहाइड्राइड है, फिर ईस्टर है, फिर अमाइड है, फिर क्या है, अमाइड। तो ये ऑर्डर है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का, यही ऑर्डर है। तो पहले आप यह सब में लिखे देखें कि किस में हैलाइड है। तो इसमें एनहाइड्राइड है, ये तो नहीं हो गया। इसमें ईस्टर है, इसमें क्या है, एसाइल क्लोराइड, और एसाइल क्लोराइड हमारे साथ एसिड हैलाइड है। तो एसिड हैलाइड हो गया, तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। दूसरा भी देखिए कि एसिड एनहाइड्राइड है और तीसरा ईस्टर है। तो ये फार्मूला मैंने कुछ इस तरह याद किया था कि हाँ आंटी ईस्टर आया, हाँ आंटी ईस्टर आया। इस तरीके से आप भी अपने तरीके से एक फार्मूला याद कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है। तो ये 0 भी हो सकता है। 0 किस हालत में होता है, कि जब हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्शन ना करे हो, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद हालत में हो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। +1 भी होता है, -1 भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ द फॉलोइंग लिक्विड आर एट द सेम टेम्परेचर देन लिक्विड हैविंग लीस्ट वेपर प्रेशर विल बी, कि ये सारी लिक्विड अगर सेम टेम्परेचर पर रखी जाए तो वो लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा तो वो क्या होगा। तो ये ऑब्वियसली हेप्टेन ही होगा। हेप्टेन क्या होगा, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, तो इसमें वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इसमें क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होंगे, तो ये कोशिश करेगा कि ये वेपर में तब्दील ना हो जाए। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करेगा बनस्बत हेक्सेन, पेंटेन और ब्यूटेन की। तो इसका करेक्ट अपना क्या हो गया, हेप्टेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पारा रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ, कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट क्या करता है, क्या चीज़ इंक्रीज करता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेंगे तभी रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाए और बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज ना हो जाए तो फिर तो सारा रिएक्शन एज अ होल इंक्रीज ना हुआ ना। तो इसलिए ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को सेम एक्सटेंट में इंक्रीज करते हैं। फिर है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, बॉडी क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। किसी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन क्या है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकंड। तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू वी मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइड बाय ए मैक्सिमम। तो वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास है 6 स्क्वायर डिवाइड बाई, और ए मैक्सिमम क्या है 12 है। तो ये हो गया 36 डिवाइड बाई 12। तो इससे आता है 3 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 3 मीटर। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 3 मीटर होगा। ठीक है, ये फार्मूला आप अपने साथ याद रख सकते हैं। वैसे हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, ये भी अपने साथ याद रखिए। एक्सेलरेशन मैक्सिमम का फार्मूला है ओमेगा स्क्वायर ए। वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला है ओमेगा ए। ठीक है, आप ये भी अपने साथ याद रखें क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड ही है। एमसीक्यू नंबर 19 है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू,
कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आप स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला पहले लिखते हैं, फार्मूला लिखने के बाद हमको पता होगा कि, तो इसका फार्मूला है F = 1/2 L अंडर द रूट ऑफ T डिवाइड बाई मास। ये क्या है, ये लेंथ मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ है ये, ठीक है। तो आप अभी एक एक ऑप्शन इसमें पुट करें, इनवर्स ऑफ लेंथ। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ लेंथ तो है, ठीक है। मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1/L, लेंथ के साथ इसका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो यही काफ़ी है, हमें अपना आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस कवर बाय अ पार्टिकल इज ज़ीरो, अगर किसी बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, ज़ीरो डिस्टेंस कवर किया, देन व्हाट वी कितना कवर किया होगा। तो अगर बॉडी अपनी जगह से हिली नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसने डिस्प्लेसमेंट कवर, डिस्टेंस बिल्कुल कवर नहीं की है तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं की होगी और इट मस्ट बी ज़ीरो। एक और एमसीक्यू इससे रिलेटेड आता है कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो ज़रूरी है कि क्या इसका डिस्टेंस भी ज़ीरो हो, तो उसका जवाब है कि नो। मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो इस पॉइंट से इसने स्टार्ट लिया और इसी पॉइंट पे वापस ये रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस डिस्टेंस एक सर्कल ही सारा डिस्टेंस कवर किया है, तो इस हालत में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो होता है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा है कि यह इस क्वेश्चन में कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो हो, मतलब अपनी जगह से बॉडी हिली ही नहीं है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी ज़ीरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर एंड ऑफ अ वॉच इज, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं पहली आसानी के लिए, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई टी, तो थीटा है 2 पाई, क्योंकि उन्होंने मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहीं पर वापस रुक गई, तो थीटा तो 2 पाई हो गई। सर्कल के लिए थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पाई। और टाइम, ये सर्कल घंटे की जो सुई है कितने टाइम में कवर करते हैं, तो ये 12 घंटे में कवर करते हैं, तो हम यहाँ टी के लिए क्या लिखेंगे 12, तो यह 2 आवर 6, तो पाई/6 हो गई, क्या हो गई, पाई/6। तो हम यह देखेंगे कि जवाब किस, अगर रेडियन पर सेकंड में दिया गया है जवाब तो हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, अगर रेडियन पर मिनट में है तो हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं कि आंसर किस चीज़ में उन्होंने मांगा है। तो उन्होंने मांगा है आंसर रेडियन पर आवर में, क्या किस चीज़ में, सारे ऑप्शन में रेडियन पर आवर है, तो आप भी रेडियन पर आवर में जवाब दे रहे, ठीक है। तो पाई/6 हमारे पास बराबर होते हैं 3.14 डिवाइड बाई 6, तो ये होता है तकरीबन 0.52 रेडियन पर आवर, ठीक है। अगर सेकंड में आंसर मांगा गया हो तो आवर को आप सेकंड मिनट में पहले कन्वर्ट करें, फिर क्या करें, फिर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो यही ऑप्शन करेक्ट वन है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एन अल्फा एंड ड्यूट्रॉन एंटर परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बात याद रखें कि क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ इज, तो इनकी सर्कुलर पाथ की रेडियाई के दरमियान रेशियो क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले रेडियाई का फार्मूला लिखता हूँ यहाँ, कि रेडियाई का फार्मूला क्या है, तो रेडियाई का फार्मूला है, तो रेडियाई का फार्मूला है R इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई क्यू बी। तो हमारे पास वी भी यूनिफॉर्म है और बी भी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है कि R इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई क्यू, क्योंकि इन दोनों पर अब इन्हिसार नहीं है ना, तो हम लिखते हैं कि R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू M1 Q2 डिवाइड बाई M2 Q1। इसमें अगर हम अब ये वैल्यूज लेके, ड्यूट्रॉन और दूसरा क्या है अल्फा पार्टिकल है, तो इसका जवाब 1:1 ही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1:1। फिर क्या है, एक और क्वेश्चन है कि अ पर्सन होल्ड अ बकेट ऑफ वेट 50 न्यूटन, वेट हमारे पास क्या है, 50 न्यूटन है, वॉक 7 मीटर अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल,
7 मीटर, ठीक है। देन क्लाइम अप अ वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल मोशन किया, फिर क्या किया, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन कितना किया है, 5 मीटर किया है, ठीक है। तो द वर्क डन बाय द मैन, कि इस आदमी ने काम कितना किया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ। वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी काज थीटा। अगर ये बंदा इस तरफ जा रहा है और उन्होंने वो वेट इस तरफ ऊपर अपनी तरफ क्या है, खींची है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो गया, 90 हो गया है ना। तो हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। W इज इक्वल टू 50 ज़रबी 7 मल्टीप्लाइड बाई काज 90। काज 90 हमारे पास होता है 0, तो 0 को किसी भी चीज़ के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब क्या आता है, 0। तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल मोशन उन्होंने किए है इस हालत में, तो इसका वर्क डन क्या है, 0 है। हम अब वर्टिकल मोशन में देखते हैं कि वर्टिकल उन्होंने कितना वर्क किया है, तो W इक्वल टू एफ डी काज थीटा। यहाँ अब थीटा क्या है, वर्क मोशन भी वर्टिकल साइड में किया है, और वो जो वेट है वो भी ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या है, एंगल दोनों अगर एक डायरेक्शन में है तो इसके दरमियान एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ एंगल थीटा क्या है, 0, और का 0 हमारे पास होता है 1 के बराबर। तो यहाँ आप क्या डालें, 1 डालें। W इज इक्वल टू एफ की जगह पाइप, डी की बजाय पाइप 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 5 को अगर 5 से ज़रब दे तो 5 पन्ने 25, 250। तो उसका जवाब क्या आएगा, 250 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या है, 250 जूल है। तो यहाँ आप देखिए कि 250 जूल है, हाँ 250 जूल करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर है कि रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका जवाब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर। एक बॉडी को हमने रिलीज किया है एक टावर की से, जिसकी हाइट कितनी है, 80 मीटर। तो हम हाइट लिखेंगे 80 मीटर। टाइम हमारे पास नहीं है, और जी कितना लिया गया है यहाँ, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहा गया है कि नेग्लेक्ट द ईयर रेजिस्टेंस। तो हमें कह रहा है कि ये कितने टाइम में ये बॉडी ज़मीन तक पहुंच जाएंगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी आई हमारे पास यहाँ क्या है, वी आई 0 है, तो वी आई हमारे पास यहाँ क्या है, 0 है। तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास मालूम करना क्या है, हम मालूम करते हैं टी स्क्वायर को। तो टू टी स्क्वायर को एक तरफ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई ए, या एस के बजाय हम क्या ले सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, 2h डिवाइड बाई ए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 80 डिवाइड बाई ए क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 10 को 0 से काटे तो इसका जवाब यहाँ आ गया 16, क्या, तो टी स्क्वायर आ गया है 16, तो टी का जवाब आ जाएगा 4, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले, स्क्वायर रूट ले रहे, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 सेकंड में ये बॉडी अर्थ तक पहुंच जाएंगी। तरीका यही है, आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 26 है कि अ टर्मिनल विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद ग्राउंड, के ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं है, बट इट्स पोटेंशियल इज अज्यूम्ड। अज्यूम मतलब हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है कि इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो उस चीज़ को, वो तो रियल ग्राउंड तो नहीं है ना, तो उसको हम वर्चुअल ग्राउंड कहते, क्या कहते, ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड कहते। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ EMF, डिपेंडेंस ऑफ EMF एस्टेब्लिश इन अ कॉइल एंड द चेन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको अगर फैराडे लॉ याद हो, तो फैराडे लॉ है कैसे,
फैराडे लॉ है कि EMF प्रोड्यूस इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, फैराडे लॉ है, एम्पेयर लॉ नहीं है, ठीक है। फिर है कि एज एन एम्प्टी वेसल इज फिल्ड विद वाटर इट्स फ्रीक्वेंसी, अगर एक खाली वेसल को हम वाटर से भर दे तो इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएंगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नियॉन टू वाटर वेपर एट द सेम टेम्परेचर इज नियरेस्ट टू यूनिटी, ठीक है। नियरेस्ट टू क्या, इसका जवाब क्या है, आता है कि 1.06 कुछ इस तरह आता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखिए, नियरेस्ट टू यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 है, ठीक है। तो मैं आपको इसका फार्मूला लिखता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला लिखता हूँ आपके लिए, आप इसके ज़रिए फिर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बात क्वेश्चन ऐसे है कि टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं इस पर मज़ीद एक छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, आप फिर वो ज़रूर देखें। तो इसका फार्मूला है कि V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला V इज इक्वल टू अंडर, ये गामा है, ये R है, ये T है, डिवाइड बाई M, ठीक है। तो ये इस चीज़ का तो मेरे ख्याल में ये नहीं, असल चीज़ है कि V इज इक्वल टू अंडर द रूट आप 1/m। तो फिर यहाँ पहले आप क्या लिखें, एक चीज़ का नियान का आप यहाँ मास डालें, ठीक है, और इससे निकाले फिर आप किस चीज़ का, वाटर का, वाटर वेपर का मास डाले यहाँ, और उन दोनों का रेशो अगर हम निकालें तो उसको वो क्या आता है, 1.06 आता है, ठीक है। तो 1.06 यूनिटी के करीब है, तो कहा गया है कि नियरेस्ट किस चीज़ के, तो यूनिटी के करीब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अ बाल इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, एक बाल को हमने किस चीज़ के साथ टाई किया है, एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया है, मतलब बांधा है। ये स्विंग इन अ वर्टिकल सर्किट, वर्टिकल सर्किट में हम इसको स्विंग करते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, इसमें क्या चीज़ ऐसा होगा कि वो कांस्टेंट होगा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं होगा, वो यहाँ पर एक जैसा होगा, यहाँ चेंज होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ द बाल वो भी चेंज होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी, अर्थ पुल ऑन बाल, तो ये ठीक है, ये ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि अर्थ एक ही मकदार में, एक ही फोर्स में उस बाल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पुल मतलब अट्रैक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 31 जो है इंग्लिश का है कि आई एम होपिंग टू हियर सम न्यूज़, इसमें क्या है, सम न्यूज़ इसलिए है कि न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम सम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और है 32 नंबर की इमेंशिया का मीनिंग क्या है, तो लॉस ऑफ मेमोरी को हम इमेंशिया कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं, इमेंशिया। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ब्रूनेट मीन्स हैविंग डार्क ब्राउन हेयर्स, ब्रूनेट का मतलब होता है डार्क ब्राउन, ठीक है, तो डार्क, ठीक है यार। क्लस्ट्रोफोबिया, क्वेश्चन नंबर 34 है कि अ क्लस्ट्रोफोबिया पर्सन इज वन हु फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, जो बंद जगहों में रहना को पसंद नहीं होता, वो डर जाता है, ठीक है। फोबिया का तो मतलब ही है डरना, ठीक है। तो अगर फोबिया आ गया है और यहाँ हैविंग ब्लॉन्ड हेयर, तो इसका मत ये तो बिल्कुल नहीं है, स्किन्ड पर्सन, ठीक है, यानी यहाँ आपको फियर तो होगा ज़रूर, तो फियर आप हाइट से डरता है, या फियर आप क्लोज्ड स्पेस है, तो ये बंद जगहों से डरता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का सिनोनिम क्या है, तो इसका सिनोनिम है पैराडॉक्स, और आपने ऑक्सीमोरॉन हो गया, पैराडॉक्स हो गया, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी देखनी है केम्यूकेट टेस्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एजुकेशन इज द अनएलाइनेबल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, द अंडरलाइनिंग वर्ड मीन्स, तो अंडरलाइनिंग वर्ड अनएलाइनेबल का मतलब है कि इनहेरेंट, क्या मतलब है इसका, इनहेरेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि मल्टीजन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिक एसिड, किस चीज़ में ये कन्वर्ट करते हैं, मल्टीजन ट्यूब्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में तब्दील करते हैं, ठीक है। 38 है कि एनिमल ऑफ पाइलम पोरेप्रा आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कि पाइलम पोरेप्रा की जो क्या है एनिमल है, उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्ड्रोसाइट होती है, ठीक है,
कंड्रोसाइट अमीबाइड सेल नहीं होती, पिगमेंट भी नहीं होती, ग्लैंड सेल भी नहीं होती, तो उसमें क्या होते हैं, कंड्रोसाइट ही एनीमिलिया से ही लिया गया है। द मोस्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया इज, कि लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया की एक्सप्लेनेशन के लिए अप्रोप्रिएट टर्म कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओबेलिया क्या है, ये सिलेंट्रेट में आता है, ठीक है। और सिलेंट्रेट में क्या होता है, सिलेंट्रेट में होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, मेटाजेनेसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि एंट्रेंसिक फैक्टर स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो इस एंट्रेंसिक फैक्टर होता का ये स्टमक में होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ स्टिमुलेट करता है, किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करता है, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन यही स्टिमुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन ह्यूमन हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एस एनोड, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ह्यूमन हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो एस एनोड इसको भी 42 है कि द इंटरवल ऑफ पेसमेकर सिग्नल फ्रॉम एस एनोड टू इविनोड एज, कि इस एनोड से इविनोड में जो सिग्नल जाता है वो कितने, इनके दरमियान इंटरवल मतलब कितना टाइम होता है, तो वो है 0.1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टी सेल, कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, टी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो ओरिजिनेट होते हैं बोन मेरो में, बट मूव टू मतलब कहा जाते हैं व्हेन देयर डेवलपमेंट इज कम्प्लीटेड, कि इसकी डेवलपमेंट कहाँ कंप्लीट हो जाती है, तो ये थाइमस में मैच्योर हो जाते हैं, और इसकी डेवलपमेंट कहाँ कंप्लीट हो जाती है, थाइमस में, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है थाइमस। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टेटेनस आर, कि डिप्थीरिया और टेटेनस की अगेंस्ट जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है उसको टागजाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि if 19.4 ml of O2 is carried by 100 ml of blood, then blood is how much saturated, कि अगर ब्लड में 19.4 ml of O2 है, ठीक है, कितना O2 है, और 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में अगर 19.4 ml of O2 हो तो उसको हम 97% सेचुरेटेड ब्लड कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मसल कंट्रैक्शन एक्सेप्ट, कि मसल कंट्रैक्शन के लिए सब ट्रू है एक के अलावा, एक्सेप्ट को आप कभी भी क्वेश्चन में ना बोले, ठीक है, एक्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, एज जोन डिसअपियर है, तो ठीक है, बिल्कुल ही ऐसा होता है। आई बैंड भी रिड्यूस होता है, जेड लाइन कम क्लोजर टुगेदर ये भी होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए बैंड रिड्यूस। ए बैंड रिड्यूस नहीं होता, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ए बैंड रिड्यूस होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हेवेरियन कैनाल सिस्टम इस कैरेक्टरिस्टिक पीरियड आप, तो ये तो बोन का है, तो हर किसी को पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कि इम्पल्स के ट्रांसमिशन के बाद कंडक्शन थ्रू साइनेप्स न्यूरो ट्रांसमीटर एड्रेनलिन इज हाइड्रोलाइज बाय, तो हमें पता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर पर हाइड्रोलाइज होते हैं, ठीक है। तो हमारी बुक में दो दिए गए हैं कि एड्रेनलिन इज हाइड्रोलाइज बाय मानो अमाइन ऑक्सीडेज, अमाइन ऑक्सीडेज दिया गया है, और एक और भी है कि हमारे पास की एसिटाइल कोलिन, तो एसिटाइल कोलिन को कौन हाइड्रोलाइज करता है, तो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, मानो अमाइन ऑक्सीडेज न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन को, और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये केएमयू का जो 2024 का MBBS का टेस्ट था, इसमें भी ये क्वेश्चन सेम ही ऐसा ही आया था, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व एज अ, तो ये तो हर किसी को याद होता है कि -70 मिली वोल्ट, यहाँ लिखा है कि -70 वोल्ट, तो आपने ये याद रखना है कि -70 वोल्ट नहीं है बल्कि -70 मिली वोल्ट होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि अंदर जो मेम्ब्रेन का होता है वो नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अंदर नेगेटिव इतना ज़्यादा होता है कि वो -70 मिली वोल्ट तक हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। हमारे बुक में -70 मिली वोल्ट दिया गया है, तो आप यही मतलब याद रखें। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट नंबर MCQ है कि द सेल ऑफ द टेस्टिस
टेस्टोस्टेरॉन आर, तो टेस्टिस की वो सेल जो क्या प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है, तो इसकी लेडिक सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।